नमस्कार। MB सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण को हमारी ओर से सभी को नमस्कार। और एक बार फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के नए सेगमेंट के साथ। हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, क्योंकि पिछले टेंसेज हमने प्रेजेंट से लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक सभी सेगमेंट्स कर लिए थे। और हम लोगों ने एक एक्सरसाइज भी इस पर सॉल्व की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपको न केवल आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करती है, बल्कि जो छोटी छोटी उसकी बातें हैं जहाँ पे गलती होने की संभावना एग्ज़ाम में ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया और कैसे इसको लिखा जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग आज एक नए ट्रांसलेशन के साथ चल रहे हैं जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, बनाने के नियम क्या होते हैं, कैसे हम बात करेंगे, तमाम प्रकार की बातें। तो सबसे पहले आती है पहचान कि कोई टेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। तो उसकी पहचान करने के कुछ नियम होंगे। तो क्या क्या नियम हैं? तो सबसे पहले पहचान आप कैसे करेंगे कि अगर कोई ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है और उसके अंत में ता था, ती थी, ते थे। जैसे याद करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस समय मैंने इस चीज़ का जिक्र वहाँ पे किया था कि अगर ता है दिया होता तो वो प्रेजेंट, ता ती ते एक प्रकार से सिंबल होता है इंडेफिनिट का, और अगर पीछे है लगा है तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वही अगर ता था, ती थी, ते थे हो जाएगा तो वही हो जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ता है, ती है, ते हैं अगर आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें ता है, ती है, ते अंत में रहता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिखा जाता। जैसे आम का स्वाद मीठा होता है, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब द टेस्ट ऑफ द मैंगो इज स्वीट, तो यहाँ पे इज लगा है, इसका मतलब है ता है, ती है होने के बावजूद भी वहाँ पर उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं माना गया है। तो उसके कुछ अपवाद भी होते हैं, तो अपवादों की एक लिस्ट होगी जिसको हम बाद में आपको बताएंगे कि कुछ विशेष प्रकार के जब नियम बताएंगे तो उसमें इस चीज़ का जिक्र होगा। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य बात क्या है कि उसके अंत में क्या आता है, तो ता था, ती थी, ते थे। अब जब ता था, ती थी, ते थे आ रहा है, इसका मतलब जाहिर सी बात है यह कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या उसके अंत में या ये शब्द लगे हुए रहते हैं। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि यह टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब दूसरी बात आती है, अगर टेंस पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट तो उसको बनाएंगे कैसे, बनाने के नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कर्ता को, यानी सब्जेक्ट को इसके, फिर उसके बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म। ये बात अभी चल रही है जो अफर्मेटिव सेंटेंस की चल रही है, अभी हमने नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव की बात कोई नहीं की है। तो अभी अफर्मेटिव के लिए जो नियम है वो यही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, और यही एकमात्र ऐसा ट्रांसलेशन है पूरे ट्रांसलेशन सिनेरियो में। अगर हम बात करें तो कोई भी आप ट्रांसलेशन उठाएंगे तो यही केवल एक इकलौता ट्रांसलेशन है पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें कि हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज या तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या तो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म इंडिविजुअली केवल एक ट्रांसलेशन में लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। यहाँ तक कि नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव है तो उसमें भी हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये इकलौता ट्रांसलेशन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि सब कर्ता लिखेंगे, उसके बाद जो जनरल इंग्लिश के नियम होते हैं, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, लेकिन क्रिया अपने सेकंड फॉर्म में रहेगी, वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में रहेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन ये बात केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ही सही है, लेकिन जैसे ही ट्रांसलेशन जो है आपका नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव में होगा तो यहाँ पे सिनेरियो बदल जाएगा, उसकी कहानी कुछ अलग होगी, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए, तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से क्लियर होगा। राम किताब का सिंपल सा ट्रांसलेशन है, उसको आप करने का प्रयास करेंगे कि राम आज किताब खरीदने आज जौनपुर गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग।
तब अब यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले कौन गया, यहाँ पे कौन सब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कर्ता का पता चलता है, इसका सब्जेक्ट जो है वो है राम, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट इसका। तो अब यहाँ पे बताइए कि इसमें कहीं नेगेटिव है कहीं इंट्रोगेटिव है, नहीं है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या है इसका जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होती है गो, तो गो का कौन सा फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट, राम वेंट। अब बात आती है मेन समस्या जो लोगों को आती है, जब ट्रांसलेशन की लेंथ बढ़ती है तो ये पता कर पाना मुश्किल हो जाता है कि उसके बाद, यानी वर्ब तो आप लिख सकते हैं लेकिन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे और कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखेंगे, ये सबसे बड़ी अहम बात है। गलती जो होने की मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस रहते हैं इसी सेक्शंस में रहते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या लिखना है, अब हो सकता है कोई बुक लिख दे, कोई बाई लिख दे, कोई जौनपुर लिख दे, तो कोई टुडे लिख दे, तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखना है वो उस चीज़ पे हम लोग जो है ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वो चीज़ जो है आप कैसे और सही ढंग से उसको लिख सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सही करने की, जिससे कि एरर्स लेस एंड लेस हों। तो हम लोग सबसे पहले कर्ता लिख दिया, इसके बाद क्रिया, तो जो नियम कहता है इंग्लिश ग्रामर का उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। कर्ता लिख दिया, यहाँ पे क्रिया लिख दी, इसके बाद कर्म, तो कर्म कैसे पता चले कहाँ गया भाई, तो बात आती है क्रिया में कहाँ सब जोड़ेंगे, तो कर्म का पता चला, यानी ऑब्जेक्ट का पता चलता है। जैसे कहाँ गया, तो भाई जौनपुर गया, तो जौनपुर यहाँ पे लिखेंगे। अब बात आती है जौनपुर भाई गया तो क्यों गया, किस पर्पज से गया, उद्देश्य क्या था उसका जाने का, तो यहाँ पे है किताब खरीदने, तो किताब खरीदने, तो किताब खरीदने तो इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक चीज़ बताई थी, जिस भी क्रिया में ना ने नी शब्द लगा रहता है, इस पॉइंट को आप बेहतर ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसका बहुतायत प्रयोग आने वाला है आगे के ट्रांसलेशनों में, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे इस सब चीज़ों का। तो यहाँ पे ने शब्द लिखा हुआ है, जैसे खरीदने, किताब खरीदने, दूध लेने, पुस्तक पढ़ने, मेला देखने, तो इस तरीके से अगर कोई बात, जैसे कोई शब्द आ रहे हैं तो उसमें ना ने नी शब्द लगा हुआ है, किताब खरीदने, दूध लेने, तो ये सब ना ने नी आप लास्ट में देख रहे हैं। तो जब इस चीज़ को आप देखते हैं तो आपके मन में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि इसका ट्रांसलेशन लिखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ये यहाँ पे किताब खरीदना जैसे शब्द है, तो खरीदना का अंग्रेजी होती है बाई, तो बाई के पहले आपको टू लगाना है, ये चीज़ याद रखना है। अभी एक और केस आएगी इन्फिनिटिव जेरेंट का केस, जब स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब चीज़ों का बहुत विस्तारित रूप से प्रयोग होगा, लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल आप इतना जरूर समझते रहिए कि अगर ना ने नी शब्द आ रहा है तो वहाँ पर टू का प्रयोग हमको मस्ट करना है, अगर टू नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। जैसे ही गोज स्कूल लिख देंगे तो गलत नहीं है, टू नहीं लगाया है, लेकिन इस कंडीशन में कि अगर ना ने नी है और आपने टू इस्तेमाल नहीं किया हुआ है तो ग्रामर की दृष्टि से वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टू बाई बुक। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे जौनपुर है, आपने लिख दिया सारी चीज़ें, आज शब्द बचा हुआ है, तो ये सब आज, कल, टुडे, टुमारो, स्टरडे, दैट डे, प्रीवियस डे, ये सब चीज़ें मोस्टली हमने कही थी कि एवरी डे, ये सब अंत में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा, वहाँ पे इरलेस ऑफ एरर्स होंगे और वहाँ पे आपका ट्रांसलेशन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और इनकी जो लोकेशन है, जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कोई भी जो है छेड़खानी नहीं होगी, तो ये ज़्यादा सही ढंग से आप लिख पाएंगे इसको। अगर इनमें बीच में कहीं प्लेस करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, जो लोकेशनिंग है, वो लोकेशनिंग आप गलत कर देंगे, जो पता चला कि क्रिया की जगह आप कर्म लिख दे रहे हैं, कर्म की जगह क्रिया हो जा रहा है, तो यहाँ पर गलती होने की संभावना मोस्टली रहती है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि जो चीज़ें जहाँ पे बताई जा रही हैं उसी के अकॉर्डिंग वहीं लिखिएगा, अदरवाइज गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, टुडे। तो इनफैक्ट आपको बात ये समझ में आई गई होगी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा ट्रांसलेशन। वे क्रिकेट खेलने मैदान में गए, तो उसका क्या हो जाएगा,
तो इसको भी हम लोग उसी ढंग से इसको करेंगे। तो सबसे पहले उससे यहाँ पे वे है और वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे लिख दिया। अब यहाँ पे बताइए गए, गया, गए, ये सब कौन सा टेंस देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, क्योंकि गया, खाया, पिया, सोया, ये सब जो है मोस्टली जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाएंगे। और फिलहाल इसमें नहीं सेंटेंस में कहीं मेंशन नहीं है, नकारात्मकता कोई बात नहीं है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक की भी कोई बात नहीं है। तो ये किस मोड में है, ये अफर्मेटिव मोड में है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य में ये लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि जब ये अफर्मेटिव में है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई प्रयोग नहीं होगी, बल्कि वर्ब ही अपने सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी। तो वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में लिखी जाएगी, तो इसका मतलब है कि दे वेंट। अब कहाँ गए भाई, दे वेंट। अब यहाँ पे क्रिकेट मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मोस्टली यही पे गलती होने की संभावना रहती है कि अपने मन से आप जो चाहे वो लिख देते हैं। तो वहाँ पे कर्ता क्रिया कर्म की लोकेशन मत चेंज कीजिए, क्योंकि जो जहाँ है वहीं लिखे जाएंगे और उनकी लोकेशन फिक्स है। इसकी जगह जो लिखा जाना है वो वही चीज़ लिखी जाएगी जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगी, इंग्लिश ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग्स होगी। अपने मन से अगर लिखेंगे तो वहाँ पे एरर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन आपका। तो इसलिए यहाँ पे ही वेंट, भाई कहाँ गया। अब जो है कहाँ इसमें से जुड़ी है, कहाँ गया, तो मैदान में। तो मैदान शब्द जो है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद रिमेनिंग जो बचे हैं वो भी एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में ही ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन वो सब जो मुख्य ऑब्जेक्ट है उसकी तरह नहीं है, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं आप। लेकिन हम जो यहाँ पे लिखेंगे वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन द फील्ड। अब यहाँ पे उसका उद्देश्य होता है भाई क्यों गए, तो बात आती है क्रिकेट खेलने। तो फिर से वही बात, नाने नी शब्द आया है तो आप टू शब्द का इस्तेमाल जरूर करेंगे, अदरवाइज ट्रांसलेशन गोज रॉन्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इसका नेगेटिव एज वेल एज, चूंकि नेगेटिव से ही जुड़ा इंट्रोगेटिव होता है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब्स उसमें भी सेम हो जाती है, लोकेशन उसकी चेंज हो जाती है। तो अब जो है नेगेटिव अगर आ जाता है तो फिर हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके नेगेटिव पार्ट्स पे, कि अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव में दिया हुआ है तो फिर हम उसको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, और जो वर्ब अभी तक सेकंड फॉर्म में लिखते चले आए हैं वो किस फॉर्म में चली जाएगी और क्यों जाएगी, सबसे अहम बात तो ये है। तो चलिए इसमें भी नियम आप लोग देख लीजिए कि नियम कैसे है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद तुरंत अगर लेट अस सपोज वी थिंक दैट कि ये ट्रांसलेशन जो है आपका नेगेटिव है, अब इंट्रोगेटिव भी आएगा, उसमें डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि अगर ये ट्रांसलेशन नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे, और डिड के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद वर्ब जो लिखेंगे अपने फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। यह चीज़ नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में थी, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, क्यों फर्स्ट फॉर्म में चली गई। इन सब तमाम प्रश्नों का उत्तर अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। ऑब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर वर्ब सेकंड फॉर्म में क्यों नहीं हुई। तो वर्ब सेकंड फॉर्म में इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर जब आपने डिड इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ पे जब डिड आपने इस्तेमाल कर लिया तो ये ऑलरेडी जो है डू, डिड, डन, तो डिड ऑलरेडी जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि एक बार आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस डिड को इस्तेमाल कर लिया तो अब फिर से वर्ब को सेकंड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ट्रांसलेशन में सहायक क्रिया, एक ट्रांसलेशन में एक ही सहायक क्रिया यूज आप कर सकते हैं, दो सहायक क्रिया यूज नहीं कर सकते। डिड यहाँ लगा दिया, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है किसका, डू का, तो एक बार आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे डिड लगा दिया। अब जो है वर्ब में, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, इसको फिर से आपने मान लीजिए सेकंड फॉर्म में यूज़ किया। लेट अस सपोज एक लेमैन भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आपने फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिख दी तो फिर इस डिड का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये यहाँ पे खुद सेकंड फॉर्म है, जो कि फॉर्मेलिटी है पास्ट की कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जब यहाँ पे एक बार यूज हो गई तो ये तुरंत जो है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। यही रीजन है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड सहायक क्रिया लगने पर
आपको वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखनी पड़ती है। तो क्यों लिखनी पड़ती है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कोई नहीं बताएगा कि क्यों जब डिड लग गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्यों चली गई, ये कोई नहीं बताएगा आपको। तो इस वीडियो में आप लोग ये भी जान गए कि अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्यों जा रही है, क्योंकि डिड लग गया, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो एक ट्रांसलेशन में एक सहायक क्रिया आप एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, और जब ये सेकंड फॉर्म में हो गया तो यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात जब आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी जब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे तो उस समय आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे। ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिड सहायक क्रिया लग चुकी है, तो फिर जो ट्रांसलेशन होगा वह अफर्मेटिव में ही लिखा जाएगा, मतलब जैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही इस चीज़ को लिखा जाएगा, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो जब भी ट्रांसलेशन आप सॉल्व करें तो अगर डिड सहायक क्रिया आपने इस्तेमाल की है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करिएगा, सेकंड फॉर्म मत लगाइएगा, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हो चुका है। तो जब दूसरी बार आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो ट्रांसलेशन वहीं पे हो जाएगा गलत। तो यही रीजन है उसके पीछे। तो चलिए हम लोग इसमें एक ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। एक ट्रांसलेशन हम लोग लिखते हैं इसमें। बहुत सिंपल ट्रांसलेशन, सरल ट्रांसलेशन, वे स्कूल नहीं गए। तो उसमें क्या हो जाएगा, दे। अब यहाँ पे डिड लगाएंगे आप, और उसमें डिड ही लगेगा, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, एक वचन सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन में जा सकता है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। एक ही सहायक क्रिया है डिड, चाहे वो एक वचन के लिए लगाइए चाहे बहुवचन के लिए, दोनों में एक है। तो इसमें ये एडवांटेज भी आपको मिलता है कि एक ही सहायक क्रिया है, ज़्यादा रटना नहीं है। नॉट, अब यहाँ पे हो जाएगा गो, वेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिड लग चुका है, वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हमने डिस्कस कर दिया। अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड ही लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब बात होगी तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि दो प्रकार से हो सकते हैं। एक में क्या शब्द पहले आता है और दूसरे में क्या, कब, कैसे, ये सब जो वाक्य होते हैं सब बीच में आते हैं। तो क्या शब्द जिसमें पहले आएगा उसकी रणनीति अलग होगी सॉल्व करने की, और क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब अगर वाक्य बीच में आ रहे हैं तो उनका जो है टेक्निक अलग होगी लगाने की। तो चलिए हम लोग इस पर भी ट्रांसलेशन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं एक और ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन आपको दिया हुआ है, आप इसको भी नोट डाउन करके स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि आप जो है जो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है उससे मैचिंग भी कर सकते हैं कि आपका सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। तो जिससे कि आपको यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी आपको मिलती रहे और आपका आसान हो जाए काम। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्यों शब्द आया हुआ है, तो क्यों एज ए इंट्रोगेटिव शब्द है, इंट्रोगेटिव की तरह ट्रीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस वाई, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो वाई, तो वाई के ठीक बाद क्या लिखेंगे, तो वाई के ठीक बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है, डिड है, तो डिड लिखेंगे। और डिड के ठीक बाद, इसके हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका कर्ता क्या है, तो कर्ता है इसका दे, कर्ता क्या है इसका दे। अब दे के ठीक बाद यहाँ पे नॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता के ठीक बाद ही नॉट लिखना पड़ता है। लेकिन लेट अस सपोज अगर इसमें दो सहायक क्रिया होती, लेट अस सपोज हैव बीन होता, तो यहाँ पे हैव लिखते, दे नॉट, इसके बाद बीन लिखते। क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही कर्ता और नॉट को लिखते हैं, जैसा कि
पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मैंने ब्रॉडली इसको डिस्कस किया था इस मुद्दे पर। तो यहाँ भी बता दे रहा हूँ कि जिससे छोटी बातें आपको याद रहें कि अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उनके बीच में कर्ता और नॉट को हम लोग लिखेंगे, लेकिन इत्तेफाक से इसमें एक ही है तो इसलिए हम लोग केवल और केवल डिड ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कर्ता लिखेंगे और नॉट लिखेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे मुख्य बात है कि ये अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जरूर है लेकिन उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि डिड जैसे ही लगेगा वैसे ही वर्ब को वो तुम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो। अब गो कहाँ जा रहे हैं भाई, तो जौनपुर। अब यहाँ पे जौनपुर के बाद पुस्तक खरीदने, तो पुस्तक खरीदने का अंग्रेजी क्या होती है, ना नीनी शब्द आ गया, टू शब्द लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू बाई। अब यहाँ पे हो जाएगा बुक। और टुडे टुमारो स्टरडे दैट डे ये सब बताया ही हूँ, बार बार इस चीज़ का जिक्र हो रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है बताने का। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम लोग और ट्रांसलेशन करते हैं। ये ट्रांसलेशन है, इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वे कौन सी किताब रोज़ नहीं पढ़ते थे। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है, ता था तिथि आ गया और दोनों टेंसेज में मैंने गया, या है ये तो वो दिया था यहाँ पे। तो लेकिन ये भी ता था तिथि ते थे, तो समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसमें भी आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। जो कौन सी शब्द है खुद ये क्वेश्चन मार्क है अपने आप में, जो क्वेश्चन हो रहा है कि कौन सी किताब, तो ये पूरा मिलकर एक प्रश्नवाचक शब्द की तरह ही ये व्यवहार करेगा। उसी तरह ही लिखा जाएगा, जैसे व्हाई आप लिखते हैं, व्हाट लिखते हैं, व्हेन, वेयर ये सब लिखते हैं, तो वैसे कौन सी किताब भी मिल कर के पूरा एक इंट्रोगेटिव शब्द बन जाएगा और उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए इसका लिखते हैं। कौन का अभी एक चीज़ मैंने लिखवाई थी उसी दिन, टेबल लिखवाया था इसका कि कौन की अंग्रेजी होती है हु, कौन सा, कौन सी, कौन से की अंग्रेजी होती है व्हिच, और किसका, किसकी, किसके, इसकी अंग्रेजी होती है हुज। तो ये सब बातें आप लोग याद रखेंगे। तो कौन सी किताब, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हिच बुक। अब यहाँ पे व्हिच बुक, अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा ये दिमाग से आप सोच सकते हैं। क्योंकि जैसे वाई आप लिखते थे तो वाई के बाद क्या लिखते थे, तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो सेम उसी प्रकार से इसको भी लिखना है। तो उसी प्रकार से आप चलते जाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे ही ये ट्रांसलेशन अपने आप में हल हो जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड। अब इसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लिखा जाएगा दे, ठीक। अब इसके बाद चूँकि नहीं भी शब्द दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट भी लिखना कंपलसरी है, तो यहाँ पे नॉट भी लिखेंगे, नॉट। अब इसके बाद पढ़ते थे, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अब रोज के अंग्रेजी होता है डेली, तो डेली सदैव अंत में लिखा जाएगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो एक ट्रांसलेशन और हम लोग कर लेते हैं।
इसको लिखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गांधी जी को कौन नहीं जानता था। तो अब कौन शब्द बार बार डिस्कशन में आ रहा है, तो कौन शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कशन हुआ है, इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि जब भी कौन शब्द आएगा तो सदैव एक वचन कर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा, तो वह सदैव एक वचन कर्ता होता है। और जब एक वचन कर्ता के रूप में लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं कि वाई व्हाट ये सब लिखना है, तो ये एक प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले कौन शब्द एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो इसको बाहर सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, कौन की इंग्लिश को लिखेंगे, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हु। तो यहाँ पे हो जाएगा हु। अब यहाँ पे जानता था ती थी ते थे आ गया, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस है, जाहिर सी बात है। तो अब इसमें एक वचन होता है, बहुवचन कोई फ़र्क नहीं है, फिलहाल ये एक वचन है, लेकिन अगर एक बहुवचन भी होता तो अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल डिड ही आता, चूँकि इसमें एक ही सहायक क्रिया लगती है, डिड, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे डिड। अब यहाँ पे हो जाएगा नॉट, अब यहाँ पे हो जाएगा नो। नो क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे डिड लग गया है, तो ये ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आपकी चली जाएगी। तो हु डिड नॉट नो, किसको नहीं जानता है, तो गांधी जी को। तो इसको आप लोग देख लीजिए कि ये आपको मोस्टली समझ में आया होगा कैसे लिखा गया है। जो हु डिड नॉट नो, गांधी जी को कौन नहीं जानता था। तो इस तरीके से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं घर पे। तो आप लोग जो इंग्लिश ग्रामर की आपके घर किताब हो, तो उससे आप अनुसार जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको। तो यहाँ पर आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, हेल्पिंग वर्ब याद करते रहिए, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग भी आप लोग भी उसी दिशा में सोचेंगे तो काफ़ी आपको आसानी होगी याद करने में। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा किसका होगा, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।